डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग मैट्रिक्स पॉलिनोमियल्स फॉर स्क्वायर मैट्रिसेस स्टडी करेंगे। मान लीजिए आपके पास एक ए स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका मतलब n बाई n ऑर्डर का है। तो इस स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए आप एक मैट्रिक्स पॉलिनोमियल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। लेकिन यही मैट्रिक्स ए अगर स्क्वायर नहीं हो, फॉर एग्जांपल अगर ये m बाई n ऑर्डर का हो जहाँ पर m इज़ नॉट इक्वल टू n, तो वैसे केसेस में आप मैट्रिक्स पॉलिनोमियल कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप उस केस में ए स्क्वायर, ए क्यूब इस तरह के जो मैट्रिसेज हैं वो नहीं डिफाइन कर सकते हैं। तो वैसे केसेस को हम लोग छोड़ देते हैं। हम लोग सिर्फ कंसिडर करते हैं स्क्वायर मैट्रिसेज को और देखते हैं कि स्क्वायर मैट्रिसेज के केस में मैट्रिक्स पॉलिनोमियल कैसे डिफाइन होता है। ए अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो आप ए स्क्वायर डिफाइन कर सकते हैं, बहुत सिंपल है, ए इंटू ए कर दिया। उसी तरह आप ए क्यूब भी डिफाइन कर सकते हैं, ए टू द पावर 4 भी लिख सकते हैं। आप ए टू द पावर m फॉर एनी इंटीजर m बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। और ये सब जितने भी मैट्रिसेज हैं, ए हो या ए स्क्वायर हो, ए क्यूब हो, ए टू द पावर 4 हो, ये सब के सब किस ऑर्डर के मैट्रिक्स हैं? n बाई n ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स हैं। यानी कि इन सब मैट्रिसेज को आप ऐड कर सकते हैं। ना सिर्फ इन मैट्रिसेज को ऐड कर सकते हैं, अगर इन मैट्रिसेस को आप किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, फॉर एग्जांपल इसको कर दिया C3 से मल्टीप्लाई, इसको कर दिया C4 से मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लिकेशन के बाद भी जो मैट्रिक्स बन रहा है वो भी n बाई n ऑर्डर का है। यानी कि मल्टीप्लिकेशन के बाद जो मैट्रिसेस बन रहे हैं उनको भी आप आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। यानी कि इस तरह के जितने भी मैट्रिसेज हैं, ए स्क्वायर, ए क्यूब, ए टू द पावर 4, इन सभी के हर तरह के लीनियर कॉम्बिनेशन को लेकर के आप एक मैट्रिक्स पॉलिनोमियल बना सकते हैं कुछ इस तरह का, ए टू द पावर n प्लस C1 इंटू ए टू द पावर कर दीजिए n-1 प्लस C2 इंटू ए टू द पावर n-2 प्लस करते जाइए, लास्ट में यहाँ पे आ जाएगा Cn। अब ये Cn एक स्केलर है, इसको अगर आपको ऐड करना है इन सब मैट्रिसेस के साथ तो आप डायरेक्टली तो इस Cn स्केलर को नहीं ऐड कर सकते हैं ना। आप एक मैट्रिक्स में एक नंबर 5, 6, 7 तो कुछ ऐड नहीं कर सकते हैं। इसलिए सिर्फ यहाँ पर ये Cn कांस्टेंट अकेले नहीं होना चाहिए, इसके साथ में कुछ और होना चाहिए। यहाँ पर In होना चाहिए, वेयर In क्या हो गया? इट्स एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। तो इस तरह का कोई भी पॉलिनोमियल आप लिख सकते हैं। यहाँ मैंने टू द पावर n कर दिया है, आप पावर n से ज़्यादा या पावर n से कम का भी कोई पॉलिनोमियल लिख सकते हैं। तो ये हो गया मैट्रिक्स पॉलिनोमियल। ऐसे भी लिख सकते हैं PA, ये हो गया पॉलिनोमियल। अगर इसी चीज़ को हम लोग इक्वल टू 0 कर दें तो क्या हो जाएगा? ये हो गया पॉलिनोमियल इक्वेशन। पॉलिनोमियल और पॉलिनोमियल इक्वेशन में क्या अंतर होता है? एग्जैक्टली वही अंतर होता है जो हमने अलजेब्रा में देखा था कि Px क्या होता है। Px इज बेसिकली अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल मीनिंग एन एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ मेनी टर्म्स। पॉली मतलब मेनी, नोमियल मतलब टर्म्स। यानी कि कोई भी एक्सप्रेशन जिसमें खूब सारे टर्म्स हो ना, जैसे इस तरह का x टू द पावर 4 माइनस 4x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, मान लीजिए ये है, तो ये पॉलिनोमियल हो गया। इसी पॉलिनोमियल को अगर हम लोग इज इक्वल टू 0 कर दें तो ये एक पॉलिनोमियल इक्वेशन हो गया। तो एग्जैक्टली सेम थ्योरी एक मैट्रिक्स के लिए भी होता है कि हमने एक मैट्रिक्स और उसके पावर का लीनियर कॉम्बिनेशन ले लिया तो जो एक्सप्रेशन बना वो हो गया मैट्रिक्स पॉलिनोमियल। इसको अगर आप इज इक्वल टू 0 कर रहे हैं तो ये पूरा एक पॉलिनोमियल इक्वेशन आ गया। और मैट्रिक्स पॉलिनोमियल इक्वेशन में ध्यान रखिएगा कि जो हम लोग RHS में 0 जब लिखते हैं ना, तो ये 0 कोई सिंपल नंबर नहीं है, ये 0 भी n बाई n ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है। राइट हैंड साइड में जो 0 लिखा हुआ है ना, देखने में ये 0 नंबर टाइप का लग रहा है, लेकिन ये क्या है? ये 0 मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर n बाई n। तो ये तो तब हुआ जब आप एक सिंगल मैट्रिक्स A के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उसके साथ प्ले कर रहे हैं। मान लीजिए आपके पास दो मैट्रिसेज हैं A और B, दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, दोनों n बाई n ऑर्डर के हैं। तब इनके केस में किस तरह का पॉलिनोमियल बन सकता है? हम लोग सिंपलेस्ट केस लेते हैं कि a प्लस बी होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? a प्लस बी होल स्क्वायर हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए प्लस बी कर दीजिए। दिस इज इक्वल टू a इंटू ए करिएगा तो a स्क्वायर हो जाएगा प्लस a इंटू बी हो जाएगा ए बी प्लस बी इंटू ए हो जाएगा बी ए प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया। अब क्या इस ए बी प्लस बी ए को हम लोग जोड़ करके कुछ 2ab लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इन जनरल A और B अगर दो डिफरेंट मैट्रिसेज हैं तो ये जरूरी नहीं है कि वो कम्यूट करें। यानी कि AB
इज नॉट इक्वल टू बी ए फॉर एनी टू जनरल मैट्रिसेज। तो वैसे केस में जब आप मैट्रिक्स पॉलिनोमियल लिखने जाएंगे तो आप यहीं पे रुक जाएंगे। ए प्लस बी होल स्क्वायर अगर आपको लिखना है तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी होल स्क्वायर इजकल टू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर। इससे ज़्यादा आप इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि ए और बी कम्यूट कर रहे हैं कि नहीं। लेकिन अगर ये दोनों मैट्रिसेस कम्यूट करते हैं तो आपकी लाइफ बहुत आसान हो जाएगी। अगर ये कम्यूट करते हैं इसका मतलब ए बी इज इक्वल टू बी ए हो गया। इसी को कहते हैं ना कम्यूटेटिव मैट्रिसेस, इसी को कहते हैं कि दोनों मैट्रिसेस कम्यूट कर रहे हैं। तो उस केस में ए बी प्लस बी ए क्या हो जाएगा, सिंपली 2ab हो जाएगा। और इस पूरे एक्सप्रेशन को हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान रखिए कि अगर दो मैट्रिसेस स्क्वायर मैट्रिसेस कम्यूट कर रहे हैं तब तो आप बिल्कुल सिंपल जैसे ए प्लस बी होल स्क्वायर अलजेब्रा में लिखते हैं ना, ए प्लस बी होल स्क्वायर इजकल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, एग्जैक्टली वैसा ही लिख सकते हैं। और ना सिर्फ आप ए प्लस बी होल स्क्वायर की बात है, आप ये वाला जो फॉर्मूला होता है ए प्लस बी होल क्यूब उसको भी लिख सकते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, वो भी लिख सकते हैं। तो अगर दो मैट्रिसेस ए और बी कम्यूट करते हैं यानी कि उनमें ये रिलेशन सेटिस्फाई होता है तो मोस्ट ऑफ द फॉर्मूला जो आप लोग अलजेब्रा में लिखते हैं ए प्लस बी होल स्क्वायर का, ए प्लस बी होल क्यूब का, ऑलमोस्ट सारे के सारे फॉर्मूले आप लोग डायरेक्टली हूबहू मैट्रिसेस के लिए भी लिख सकते हैं। तो अभी हम लोग मान के चलते हैं कि अगर ये वाला कंडीशन ए बी इज इक्वल टू बी ए सेटिस्फाइड है, एक जनरल बाइनोमियल थ्योरम जो होता है ना ए प्लस बी टू द पावर एन, उसको भी लिख सकते हैं। किस केस के लिए, अगर ए बी इज इक्वल टू बी ए होगा तब। तो अगर दो मैट्रिसेस कम्यूट करते हैं तो हम लोग लिख सकते हैं कि a प्लस बी टू द पावर n दिस इज इक्वल टू समेशन r इज इक्वल टू 0 टू n, जैसा कि बाइनोमियल थ्योरम में समेशन वगैरह का यूज करते हैं ना, n c r इंटू ए टू द पावर आर इंटू बी टू द पावर एन माइनस आर। तो ये देखिए ये फॉर्मूला एग्जैक्टली वैसा ही है जो कि आप लोगों ने बाइनोमियल थ्योरम में फॉर टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई स्टडी किया होगा। ऐसा होगा ना कुछ, एक्स प्लस वाई टू द पावर एन इज इक्वल टू समेशन आर इज इक्वल टू 0 टू एन, एग्जैक्टली हूबहू सेम फॉर्मूला है। अब इस एक्सप्रेशन में अगर हम लोग b इज इक्वल टू आई कर दें, यानी कि जो b मैट्रिक्स है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया, तो उस केस में आप इस एक्सप्रेशन को फॉर ऑल मैट्रिसेस ए लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि अगर बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स है जो हर स्क्वायर मैट्रिक्स से कम्यूट करता है जो सेम ऑर्डर का हो, यानी कि आई मान लेते हैं n बाई n ऑर्डर का है और a भी जो है वो n बाई n ऑर्डर का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो आप i इंटू ए लिखिए या a इंटू आई लिखिए, दोनों किसके बराबर होगा, a के बराबर होगा। यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स है जो हर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर उसके साथ कम्यूट करता है। यानी कि अगर हम b को यहाँ पर i लिख दें तो अलग से वो कंडीशन लिखने की ज़रूरत नहीं है कि a एंड i आर कम्यूटिंग विथ ईच अदर, वो तो अंडरस्टूड है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हर मैट्रिक्स से कम्यूट करता है जो सेम ऑर्डर का हो। तो अगर b इक्वल टू आई हो जाएगा तो ये एक्सप्रेशन देखिए क्या हो जाएगा, a प्लस आई टू द पावर n, और ये पूरा एक्सपेंशन आ जाएगा। इसको अगर हम लोग a के इंक्रीजिंग पावर में लिखें तो क्या हो जाएगा, ये पहला टर्म तो i होगा प्लस एक टर्म आएगा n इंटू ए प्लस आ जाएगा NC2 इंटू ए स्क्वायर। ऐसे आप बढ़ते जाइए, लास्ट में टर्म आ जाएगा a टू द पावर n। तो ये हम लोग किसी भी ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए लिख सकते हैं। एग्जैक्टली वही फॉर्मूला है जो हम लोग एक सिंपल बाइनोमियल एक्सपेंशन में लिखते हैं ना। अगर आपको 1 प्लस एक्स टू द पावर n कर दिया जाए तो क्या लिखते हैं, 1 प्लस एन एक्स होता है प्लस NC2 एक्स स्क्वायर होता है, लास्ट में जाते जाते x टू द पावर n हो जाता है। एग्जैक्टली सेम फॉर्मूला है, सिर्फ x की जगह यहाँ पर आपने a मैट्रिक्स लिख दिया है। और ध्यान रखिएगा कि ये जो मैट्रिक्स इक्वेशन है इसमें जितने भी टर्म्स हैं सब क्या है, n बाई n ऑर्डर के मैट्रिसेस हैं। जनरली हम लोग +2 लेवल पे ये जो मैट्रिक्स होता है a मैट्रिक्स वो 3/3 ऑर्डर का ही होता है, और ये जो पावर n है ये तो कुछ भी हो सकता है। अब अगर आपको इस एक्सप्रेशन के साथ काम करना पड़े तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इसमें n+1 टर्म्स है, इसको कैसे सिंप्लीफाई किया जाए। तो फॉर अ जनरल मैट्रिक्स a आप इसको सिंप्लीफाई तो नहीं कर सकते हैं, फिर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में और क्या इन्फॉर्मेशन दे रखा है, उस इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके आप इससे जो भी वैल्यू फाइंड करनी है या इसको जैसे भी सिंप्लीफाई करना है वो करेंगे। लेकिन 2-3 स्पेशल कैटेगरीज ऑफ
स्क्वायर मैट्रिसेज होती हैं, जिनके केस में ये वाला एक्सप्रेशन बहुत ही अच्छा सिंप्लीफाइड हो जाता है। 2-3 स्पेशल क्लास ऑफ स्क्वायर मैट्रिसेज होते हैं जिनके लिए ये वाला एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ऐसा हो जिसमें a टू द पावर r इज इक्वल टू 0 हो जाए। अब ये 0 क्या है, ये भी n/n ऑर्डर का मैट्रिक्स है, क्योंकि इधर क्या है, मैट्रिक्स है, तो इधर भी मैट्रिक्स होना है। तो अगर a टू द पावर r इज इक्वल टू 0 हो जाए, यानी कि उस टर्म के आगे जितना भी a का पावर होगा वो सभी 0 हो जाएगा, क्योंकि अगर a टू द पावर r 0 है तो a टू द पावर r प्लस 1 क्या हो जाएगा, ये होगा a इंटू ए टू द पावर r, ये भी 0 हो जाएगा। a टू द पावर r प्लस 2, ये भी 0 हो जाएगा, सारे टर्म 0 हो जाएंगे। ऐसे मैट्रिसेस को कहते हैं नीलपोटेंट मैट्रिक्स। इसको मैं अभी आगे डिटेल में और बताऊंगा। अभी मैं 3 स्पेशल केसेस लिख देता हूं, जिन स्पेशल केसेस में ये एक्सप्रेशन बहुत ही सिंप्लीफाइड हो जाता है। पहला स्पेशल केस तो ऐसे मैट्रिसेस का है कि a टू द पावर r इज इक्वल टू 0 हो जाए, ये होते हैं नीलपोटेंट मैट्रिसेस। दूसरा केस ये हो सकता है कि a स्क्वायर इज इक्वल टू a। अब अगर a स्क्वायर इज इक्वल टू a हो गया तो देखिए क्या होगा, a क्यूब क्या हो जाएगा, a क्यूब भी हो जाएगा a स्क्वायर इंटू a, ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू a, यानी कि a क्यूब भी a हो जाएगा। a टू द पावर 4 भी ऐसा ही करिएगा तो a हो जाएगा, a टू द पावर 5 भी a हो जाएगा। तो ऐसे मैट्रिसेस जिनका a स्क्वायर इज इक्वल टू a हो, इसको कहते हैं आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स। इसका भी और डिटेल में मैं अभी आगे एक्सप्लेन करूंगा। और एक तीसरा क्लास होता है a स्क्वायर इज इक्वल टू i, वेयर i इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। a स्क्वायर अगर i है तो a टू द पावर 4 भी i हो जाएगा, a टू द पावर 6 भी i हो जाएगा, यानी कि जितने भी इवन पावर्स हैं सभी के सभी i हो जाएंगे। जितने भी ऑड पावर हैं a क्यूब, a टू द पावर 5, a टू द पावर 7, ये सभी a हो जाएंगे। ये कहलाते हैं इनवॉल्यूटरी मैट्रिसेज। तो इन तीनों केसेस को a टू द पावर r इज इक्वल टू 0, वेयर 0 इज एन 0 मैट्रिक्स को कहते हैं नीलपोटेंट मैट्रिक्स। a स्क्वायर इज इक्वल टू a को कहते हैं आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स, एंड a स्क्वायर इज इक्वल टू i को कहते हैं इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। इन तीनों केसेस को अभी मैं 1 बाय 1 काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि इन तीनों स्पेशल केसेस में ये वाला एक्सप्रेशन कैसा होता है, और इन तीनों स्पेशल केसेस को जो मैट्रिसेज हैं उनकी क्या खासियत है, वो क्यों स्पेशल हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये लेते हैं a टू द पावर r इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। a टू द पावर r इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स होगा तो अभी तो मैंने बता दिया कि r के आगे के जितने भी पावर्स होंगे वो सब क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। a टू द पावर r प्लस 1 वो भी 0 हो जाएगा, r प्लस 2 वो भी 0 हो जाएगा। यानी कि कोई ना कोई ऐसा इंडेक्स r जरूर होगा जो स्मॉलेस्ट होगा इन सभी नंबर में, जिसके लिए a टू दैट पावर वो मैट्रिक्स 0 हो जाए। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि अगर 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है और a क्यूब इज इक्वल टू 0 हो जा रहा है, लेकिन a स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि 3 क्या हो गया, स्मॉलेस्ट इंटीजर फॉर विच a टू दैट पावर इज इक्वल टू 0। तो a टू द पावर r इज इक्वल टू 0, जहाँ पे r वैसा स्मॉलेस्ट इंटीजर है जिसके लिए a टू द पावर r इज इक्वल टू 0, इसको कहते हैं इंडेक्स ऑफ नीलपोटेंसी। इंडेक्स मतलब वो सबसे छोटा इंटीजर जिसके लिए ये रिलेशन सेटिस्फाई होता है। ये सबसे छोटा है, इसका मतलब इससे अगर एक नीचे आ पाएंगे, a टू द पावर r माइनस 1 करेंगे तो ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसको कहते हैं इंडेक्स ऑफ नीलपोटेंसी। और इस मैट्रिक्स का नाम नीलपोटेंट क्यों पड़ा, नीलपोटेंट नाम से ही देखिए, नीलपोटेंट, पोटेंट का मतलब होता है पावर, कि कितना पावर उसका किया जा रहा है। नील का मतलब 0 मैट्रिक्स, यानी कि ये आपको बता रहा है कि ये ऐसा मैट्रिक्स है जिसका हम लोग कुछ पावर लेते हैं तो अल्टीमेटली हम लोग 0 मैट्रिक्स पे पहुंच जाते हैं। तो इसलिए इसका नाम हो गया नीलपोटेंट, यानी कि जिसका पावर करने पे हम लोग नील मैट्रिक्स पहुंचते हैं, तो हो गया नीलपोटेंट मैट्रिक्स। लेकिन अब मेन मुद्दा ये है कि इसको आप पहचानेंगे कैसे। रास्ते में अगर आपको मार्केट में या एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में दिख जाए तो क्वेश्चन तो जनरली कभी नहीं लिखेगा कि अच्छा ये नीलपोटेंट मैट्रिक्स, इसको मान लो फिर कुछ डिफाइन करो। आपको इसको पहचानना जरूरी है। तो इसके पहचानने के 2-3 तरीके होते हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप लोग +2 लेवल में आपको मैक्सिमम 3/3 ऑर्डर का ही मैट्रिक्स पढ़ना पड़ेगा। तो अगर कोई भी 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स अगर नीलपोटेंट है, ध्यान से सुनिए इस बात को, बुक्स में नहीं रहता है, कोई भी 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स अगर नीलपोटेंट है तो आप ये लिख कर ले लीजिए a क्यूब इज इक्वल टू 0 हो ही जाएगा, बिल्कुल होना ही है। हो सकता है कि किसी केस में a स्क्वायर इज इक्वल टू 0 ही हो जाए जिसका इंडेक्स 2 हो, लेकिन ये तो होना ही है, a क्यूब इज इक्वल टू 0 तो होना ही है।
अगर ए 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। आपके सिलेबस में जनरली 3/3 ऑर्डर का ही मैट्रिक्स पूछा जाता है, तो ये मान के चलिए कि ए क्यूब इजकल टू 0 तो होगा ही होगा। अगर ए 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो उस केस में आप लिख कर ले लीजिए कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। एक बार आप उसको स्क्वायर करिएगा, आपको 0 मैट्रिक्स मिल जाएगा। इसी रिजल्ट को आप जनरलाइज कर सकते हैं कि अगर n/n ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो आप लिख करके ले लीजिए a टू द पावर n 0 होना ही है, अगर वो ए जो है वो नीलपोटेंट मैट्रिक्स है तो। दूसरा तरीका ये होता है, देखिए ये जो मैट्रिक्स है ना ये नीलपोटेंट है। कैसे मैंने बताया, अगर किसी मैट्रिक्स का सारे डायगोनल एलिमेंट्स और डायगोनल के ऊपर वाले अगर 0 हैं तो वो नीलपोटेंट होगा। ठीक है, इस केस में देखिए डायगोनल एलिमेंट्स भी 0 हैं और इसके ऊपर वाले भी 0 हैं तो नीलपोटेंट होगा। इसी के करस्पॉन्डिंग दूसरा कंडीशन भी होता है कि किसी मैट्रिक्स में अगर डायगोनल और उसके नीचे वाले सारे अगर 0 हैं तो भी नीलपोटेंट होता है। इस मैट्रिक्स में सारे के सारे डायगोनल और उसके ऊपर वाले एलिमेंट 0 हो गए तो ये नीलपोटेंट होगा। आप इसको कर लीजिएगा, ये ए है ना, आप इसको ए क्यूब करिएगा तो ए क्यूब की वैल्यू 0 आ जाएगी, आप करके चेक कर लीजिएगा। तो ये पहचानने का एक तरीका है कि अगर सारे के सारे डायगोनल और उससे ऊपर वाले एलिमेंट या सारे के सारे डायगोनल और उसके नीचे वाले एलिमेंट 0 हों तो मैट्रिक्स नीलपोटेंट होता है। ये भी नीलपोटेंट मैट्रिक्स है। इसका भी आप ए क्यूब करिएगा तो 0 आ जाएगा, इसका भी ए क्यूब करिएगा तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो नीलपोटेंट मैट्रिक्स है उसकी खासियत क्या है कि वो अपर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस तो दिखता है, लेकिन उससे एक एक्स्ट्रा कंडीशन और है। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है कि ये वाले जो टर्म्स है ना डायगोनल वाले, ये नॉन जीरो हो सकते हैं। लेकिन नीलपोटेंट में क्या हुआ कि ये डायगोनल वाले को भी आपने 0 कर दिया तो नीलपोटेंट हो गया। फॉर एग्जांपल ये मैट्रिक्स देखिए, ये क्या है, लोअर ट्रायंगुलर है। इसी लोअर ट्रायंगुलर को अगर आपको नीलपोटेंट बनाना है तो क्या करिएगा, डायगोनल वाले सबको 0 करना पड़ेगा। ये सब 0 किया तो ये हो गया नीलपोटेंट। और ये भी ध्यान रखिएगा कि जो नीलपोटेंट मैट्रिक्स है ना उसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू तो 0 ही होना है। कैसे, बहुत सिंपल है। आप यहाँ से देखिए a टू द पावर r इज इक्वल टू 0 है। अब हम लोग जानते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ a टू द पावर r क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ a टू द पावर r क्या हुआ, डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a r टाइम्स करिए, दिस हैज़ टू बी 0। इट मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 0। तो नीलपोटेंट मैट्रिक्स को पहचानने का ये भी एक तरीका है कि अगर कोई बोल रहा है आपसे कि बेटा मान लो कि ये नीलपोटेंट मैट्रिक्स है तो आप जरूर चेक करिए कि उसका डिटर्मिनेंट 0 है कि नहीं। अगर डिटर्मिनेंट 0 नहीं है तो आप लिख करके ले लीजिए कि वो नीलपोटेंट मैट्रिक्स नहीं होगा। तो अभी जो मैं नीलपोटेंट मैट्रिक्स का इतना सारा कहानी सुना रहा था उससे क्या फ़ायदा होगा, फ़ायदा ये होगा कि मान लीजिए कोई ए 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है और नीलपोटेंट मैट्रिक्स है, तो 3/3 ऑर्डर का है तो आप सीधे लिख सकते हैं कि ए क्यूब इज इक्वल टू 0। अगर 3/3 ऑर्डर का नीलपोटेंट मैट्रिक्स है तो ए क्यूब इज इक्वल टू 0 होना ही है। हो सकता है कि ए स्क्वायर भी 0 हो जाए, उसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन ए क्यूब को तो भाई 0 होना ही पड़ेगा। तो अगर 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स आपके पास है तो इस एक्सप्रेशन को देखिए कितनी आसानी से आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। लिखिए i प्लस NA प्लस NC2A² और प्लस इसके बाद जितने भी टर्म्स होंगे वो सभी के सभी 0 हो जाएंगे, क्योंकि नीलपोटेंट मैट्रिक्स के लिए ए क्यूब 0 हो गया तो ऑब्वियसली a टू द पावर 4 0 होगा, a टू द पावर 5 0 होगा, क्यूब के ऊपर वाले सभी के सभी 0 हो जाएंगे। तो a प्लस i टू द पावर n जो है सिंप्लीफाई होकर के इतना छोटा सा एक्सप्रेशन बन गया। तो नीलपोटेंट मैट्रिक्स का ये फायदा होता है। जेईई 2016 में एक क्वेश्चन पूछा गया था जो नीलपोटेंट मैट्रिक्स से रिलेटेड था, उसमें कुछ इस तरह का मैट्रिक्स था। देखिए ये जो मैट्रिक्स है ये अपने आप में नीलपोटेंट नहीं है क्योंकि इसमें 1 1 1 डायगोनल एलिमेंट्स नॉन जीरो हैं, लेकिन इस मैट्रिक्स को आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना, 0 0 0 हो गया, ये 4 हो गया, 0 0 16 4 0 एक मैट्रिक्स, प्लस यहाँ पर कर दीजिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है, 1 1 1। तो अब इन दोनों मैट्रिक्स को ध्यान से देखिए, ये वाला जो मैट्रिक्स है ना ये नीलपोटेंट है, इसका जब आप ए क्यूब करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यानी कि जो मैट्रिक्स आपको दे रखा था, मान लेते हैं कि ये बी है, तो आप इस बी को a प्लस आई के फॉर्म में लिख सकते हैं और यही मेथड यूज़ करके आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये जेईई 2016 एडवांस्ड का क्वेश्चन है। इस मैट्रिक्स को जो अपने आप में नीलपोटेंट या आइडेम्पोटेंट कुछ नहीं है, लेकिन इसको आप 2 टुकड़ों में बांट सकते हैं, i प्लस दिस मैट्रिक्स a, और ये a मैट्रिक्स जो है ये नीलपोटेंट है। तो जब आप इसका पावर करेंगे ना ऐसे, तो देखिए i प्लस NA रहेगा, NC2 इंटू A² रहेगा, लेकिन a क्यूब के आगे वाले जितने भी टर्म्स हैं सभी के सभी 0 हो जाएंगे। तो आपको सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन आ जाएगा
इस a प्लस आई टू द पावर n, यानी कि इस मैट्रिक्स का टू द पावर n का। जब भी आपको एक आर्बिट्ररी टाइप का मैट्रिक्स दिख जाए क्वेश्चन में, एग्जाम में, तो आप कोशिश करिए कि इसको मैं i प्लस समथिंग में ब्रेक करूं और देखिए कि वो जो समथिंग है ना, नील पोटेंट हो जाए, इडम पोटेंट हो जाए या इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स हो जाए। अब हम लोग आइडम पोटेंट मैट्रिक्स की बात करते हैं। आइडम पोटेंट क्या होता है? ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए। अब ये आइडम पोटेंट नाम क्यों पड़ा, ये भी सोचिए। ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए है तो ए क्यूब क्या हो जाएगा? ए क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा ए इंटू ए स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा? a इंटू ए, दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू ए, यानी कि ए क्यूब भी a हो जाएगा। उसी तरह आप a टू द पावर 4 फाइंड करिएगा तो ये भी a हो जाएगा। a टू द पावर 5 फाइंड करिएगा तो वो भी a हो जाएगा। a टू द पावर 6 करिएगा तो वो भी a आ जाएगा। यानी कि आइडम पोटेंट मैट्रिक्स में क्या हो रहा है कि उसके जितने भी पावर्स हैं ना, सभी के सभी a के बराबर हैं। ए स्क्वायर, ए क्यूब, ए टू द पावर 4, ए टू द पावर 5, सभी के सभी पावर्स क्या हैं? ए के बराबर हैं। तो नाम देखिए इसका क्या है? नाम है इसका आइडम पोटेंट। ठीक है, ये नाम कहाँ से आया? आइडेंटिकल एक वर्ड होता है ना, यानी कि सेम, और पोटेंसी, पोटेंसी मतलब पावर। पोटेंट यहाँ से आया पोटेंसी से, और आइडेंटिकल से आया आइडम। अब ये n की जगह m क्यों आया मुझे नहीं पता, अब ये ग्रीक लैटिन में कुछ होगा, लेकिन याद करने के लिए समझ लीजिए। आइडम पोटेंट में क्या होता है? ये जो आईडी दिखा रहा है मतलब आइडेंटिकल पावर, और ये जो पोटेंसी है मतलब पावर। यानी कि आइडम पोटेंट वैसे स्क्वायर मैट्रिसेज हैं जिनका आप कितना भी पावर कर दीजिए वो a के बराबर ही रहता है। ए मैट्रिक्स हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स, इसका स्क्वायर किया तो वो भी ए आ गया, क्यूब किया तो वो भी ए आया, टू द पावर 4 किया तो वो भी ए आया, टू द पावर 5 किया तो वो भी ए आया, टू द पावर n किया वो भी ए आया, टू द पावर 2000 किया तो भी ए आया। यानी कि इसके सारे के सारे पावर्स क्या है? आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल, आईडी पोटेंट, आइडम पोटेंट हो गया। अब ऐसे मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट क्या होगा? आप इस इक्वेशन से देखिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर क्या हो जाएगा? दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब इस रिलेशन को आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है? कोई नंबर होगा तो आप इसको ऐसे लिख दे, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए ब्रैकेट में कर दे डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 0। यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो सकता है? या तो 0 होगा या 1 होगा। आप सिंपली यहाँ से देख लीजिए, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए है तो उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट या तो 0 होगा या 1 होगा। तो आइडम पोटेंट मैट्रिक्स को पहचानने का ये सबसे आसान तरीका है। अब जब आइडम पोटेंट मैट्रिक्स हो जाए तो ये वाला जो लंबा सा बाइनोमियल एक्सपेंशन है वो कैसा हो जाएगा? उस केस में क्या हो जाएगा? आई प्लस एन ए होगा, और उसके बाद जितने भी पावर्स होंगे ना, ए स्क्वायर, ए क्यूब, सब के सब ए हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा? एन सी 2a प्लस एन सी 3a, सब करते जाइए, लास्ट में a टू द पावर n है वो भी a हो जाएगा। यानी कि इसमें क्या कर सकते हैं? i प्लस a को आपने बाहर निकाल लिया और अंदर में क्या बचा? ये बचा nc1, जिसको n को हम लोग nc1 लिख दिया, प्लस nc2 प्लस nc3 करते गए, लास्ट में ये क्या है? 1 है, जिसको हम लोग NCN लिख सकते हैं। तो आप लोग बाइनोमियल फॉर्मूला तो जानते ही हैं, इसका सम क्या होता है? सारे बाइनोमियल कोएफिशिएंट का सम होता है 2 टू द पावर n। इसमें NC0 यानी कि 1 नहीं, यानी कि इसका सम हो जाएगा 2 टू द पावर n माइनस 1। यानी कि इसको हम लोग सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं i प्लस 2 टू द पावर n माइनस 1 इंटू ए मैट्रिक्स। तो देखिए, अगर आइडम पोटेंट मैट्रिक्स है A, तो उस केस में ये बाइनोमियल एक्सपेंशन सिंप्लीफाई करके क्या हो गया? A प्लस आई टू द पावर n इज इक्वल टू आई प्लस 2 टू द पावर n माइनस 1 इंटू ए। अब देख लेते हैं लास्ट वाला जो इनवॉल्यूटरी था उसमें क्या होता है। इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स में क्या होता है? ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई। तो सबसे पहले तो देखिए कि इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 1, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ आई 1 होता है। इट मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 1, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो सकता है? प्लस माइनस 1। अब इनवॉल्यूटरी मैट्रिसेस में आप ये भी देख सकते हैं कि अगर ए स्क्वायर आई हो गया तो ए क्यूब क्या हो जाएगा? ए इंटू ए स्क्वायर, ये ए के बराबर हो जाएगा। ए टू द पावर 4 क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, ये आई के बराबर हो जाएगा। ए टू द पावर 5 जो है वो फिर से ए हो जाएगा। ए टू द पावर 6 जो है वो आई के बराबर हो जाएगा। यानी कि इसका देखिए क्या होता है, ए स्क्वायर अगर आई है तो जितने भी इवन पावर्स है ना, ए टू द पावर 4, ए टू द पावर 6, ए टू द पावर 8, सारे इवन पावर्स आई के बराबर हो जाते हैं। और जितने भी ऑड पावर्स है ना, ए क्यूब, a5, a टू द पावर 7, ये सभी के सभी a के बराबर हो जाते हैं इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स में। तो इस चीज़ को जब आप इस एक्सपेंशन में सब्स्टिट्यूट करिएगा तो देखिए ये वाला एक्सपेंशन कैसा हो जाएगा। ये हो जाएगा दिस इज इक्वल टू आई प्लस क्या है? एन ए। अब ये ए के बाद उधर जो ए क्यूब वाला होगा वो भी ए के बराबर होगा। यानी कि इसमें से सारे ऑड पावर वाले टर्म्स एक साथ निकाल लीजिए तो क्या हो जाएगा? ऑड पावर वाले को निकालिएगा तो NC1 प्लस NC3
प्लस ऐसे ऑड वाले हो गए और उनके साथ आ गया ए, प्लस जो इवन वाले हैं उनके साथ क्या रहेगा NC2 प्लस NC4, ऐसे करते जाइए, इनके साथ आ गया ए स्क्वायर। अब ये जो आई है ये क्या है, a⁻0 है यानी कि इवन पावर है, तो इसमें क्या होता है NC0 हो गया, तो इसको भी आप इसमें जोड़ सकते हैं, आई को भी इसके साथ टैग कर दीजिए। और ए स्क्वायर तो हम लोग जानते ही हैं कि आई के बराबर होता है, ए स्क्वायर तो आई होता है ना, तो इसको आई लिख देंगे। तो इस आई और इस ए स्क्वायर सबको कॉमन ले लीजिए, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, पहला जो टर्म जिसमें आई रहेगा और उसमें कोएफिशिएंट क्या आ जाएगा NC0, NC0 किसके बराबर होता है 1 के बराबर, प्लस NC2 प्लस NC4, ऐसे ऐसे सारे हो जाएंगे, प्लस एक जो ए वाला है उसमें क्या रहेगा ऑड कोएफिशिएंट NC1 प्लस NC3, इस तरह के टर्म्स होंगे। अब आपको बाइनोमियल कोएफिशिएंट से मालूम है NC0 प्लस NC2 प्लस NC4 क्या होता है, ये होता है 2 टू द पावर n-1। ये क्या होता है NC1 प्लस NC3, ये भी होता है 2 टू द पावर n-1, यानी कि 2 टू द पावर n-1 को आप कॉमन ले सकते हैं दोनों टर्म्स में से। तो इसको जब कॉमन लेंगे तो 2 टू द पावर n-1 बाहर आ जाएगा, अंदर में i प्लस a आ जाएगा। इसको आप सिंप्लीफाई करिएगा तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर n-1 इंटू आई प्लस a। तो देखिए अगर इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स है तो भी देखिए कितना अच्छा सिंप्लीफाई करके हो गया कि a प्लस आई टू द पावर n दिस इज इक्वल टू 2 टू द पावर n-1 इंटू आई प्लस a। अब हम लोग JEE एडवांस 2016 का एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं जिसमें निलपोटेंट मैट्रिक्स के इस कॉन्सेप्ट का यूज किया गया है। लेट P इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स एंड I बी द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 इफ Q इज इक्वल टू QIJ इज अ मैट्रिक्स सच दैट P टू द पावर 50 माइनस Q इज इक्वल टू I, देन Q31 प्लस Q32 डिवाइडेड बाई Q21 इक्वल्स, Q31 क्या हो गया उस Q मैट्रिक्स का थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का दो तरीका है, एक तरीका तो है ब्रूट फोर्स मेथड से कि आप देखिए कि आपको इस P मैट्रिक्स का P टू द पावर 50 निकालना है, तो पहले P स्क्वायर निकाला, फिर P क्यूब निकाला, तो आपने देखा कि कुछ पैटर्न बन रहा है कि नहीं। अगर आपने पैटर्न रिकॉग्नाइज कर लिया तो उसी पैटर्न के हिसाब से P टू द पावर 50 की वैल्यू फाइंड कर ली। तो पहले हम लोग उस ब्रूट फोर्स मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर हम लोग यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ निलपोटेंट मैट्रिक्स भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जब आप ब्रूट फोर्स मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आपको P स्क्वायर फाइंड करना होगा, तो दिस P इंटू दिस P करिएगा। जब आप P स्क्वायर लिखिएगा तो आपको एक मैट्रिक्स आएगा और यहाँ पर जो टर्म्स आएंगे सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम में उनमें कुछ अच्छा सा पैटर्न दिखने लगेगा। तो ये P मैट्रिक्स है, जब आप P स्क्वायर करेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा और यहाँ पर 48 आएगा। उस 48 को आप 16 प्लस 32 में ब्रेक करके देखिए, तभी आपको पैटर्न समझ में आएगा। P क्यूब इज इक्वल टू यहाँ पर 12 हो जाएगा, यहाँ 16 प्लस 32 प्लस 48 हो जाएगा। तो अब ये पैटर्न जानना, समझना और पैटर्न दिख जाना ये भी अपने आप में कला है, इसलिए इस क्वेश्चन को इस मेथड से भी करना उतना आसान नहीं है, क्योंकि पैटर्न रिकग्नाइज करना एग्जाम में टाइम कंस्ट्रेंट रहता है, वहाँ पर ये पैटर्न आपको दिख ही जाए बहुत मुश्किल है। तो इसलिए जो दूसरा मेथड है ना यूजिंग निलपोटेंट मैट्रिक्स कॉन्सेप्ट, वो रिलेटिवली इससे आसान मुझे लगता है। तो इसमें देखिए P ऐसा हो गया, P स्क्वायर ऐसा हो गया, P क्यूब ऐसा हो गया, यानी कि हम लोग P टू द पावर n में एक पैटर्न देख रहे हैं। वो क्या हो रहा है कि ये टर्म 4 है, यहाँ फिर 8 हुआ, यहाँ 8 हुआ, यहाँ 12 हुआ, यहाँ 12 हुआ, यानी कि 3 पावर है और ये 12 हुआ, यानी कि 4 इंटू दिस पावर हो रहा है, प्लस ये जो है 16 प्लस 32 प्लस 48 हो रहा है, यानी कि अगर इसमें 16 हम लोग कॉमन ले लें तो 1 प्लस 2 प्लस 3 हो रहा है। पावर यहाँ 3 है, यहाँ 1 प्लस 2 प्लस 3 है, यानी कि P टू द पावर n अगर करेंगे तो 1 प्लस 2 प्लस n हो सकता है। उस पैटर्न के टर्म्स में P टू द पावर n को लिखिए। तो हमने P टू द पावर n लिखा, वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4n आएगा, क्योंकि देखिए ये 4 है, टू द पावर 1 है तो 4, 2 है तो यहाँ 8 क्या है 4 इंटू 2, 12 है तो ये क्या है 4 इंटू 3, तो यानी कि P टू द पावर n क्या होगा 4n, और ये वाला टर्म क्या है 16 प्लस 32 प्लस 48, तो ये क्या हो जाएगा 16 को बाहर लिया तो 1 प्लस 2 प्लस 3, n वाले केस में अप टिल n हो जाएगा। तो ये इसका सम क्या होता है n इंटू n प्लस 1/2, यानी कि 16 इंटू n प्लस 1/2 किया तो ये हो जाएगा 8n इंटू n प्लस 1। तो ये हो गया P टू द पावर n का एक्सप्रेशन। अब ये एक्सप्रेशन सही है कि नहीं, आप चाहें तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से ये भी प्रूव कर सकते हैं कि ये जो एक्सप्रेशन निकाला गया है वो सही है। तो ये पैटर्न रिकग्नाइज करना, ये कला आपको आनी चाहिए, नहीं तो इस क्वेश्चन में आप उलझ जाएंगे। जब आपने ये रिकग्नाइज कर लिया कि P टू द पावर n ऐसा है, तो ऑब्वियस सी बात है P टू द पावर 50 क्या होगा, ये सभी को पता है, n की जगह 50 डाल दीजिए तो 200, यहाँ पे आ जाएगा 400 इंटू 51 आ गया। क्वेश्चन में क्या दे रखा, P टू द पावर 50 माइनस Q इज इक्वल टू I, यानी कि मैं लिख सकता हूँ Q इज इक्वल टू P टू द पावर 50 माइनस I।
अब जब इस p टू द पावर 50 में आप माइनस आई करेंगे, आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो क्या हो जाएगा, ये जो 1 1 जो डायगोनल वाले टर्म्स हैं ना, एलिमेंट्स हैं, वो माइनस हो जाएंगे, तो ये 0 हो जाएंगे। लेकिन उससे कुछ खास फर्क इसलिए नहीं पड़ता है क्योंकि क्वेश्चन में आपसे पूछा है Q31 प्लस Q32 डिवाइडेड बाई Q21, यानी कि Q31 क्या है, थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, यानी इसकी बात कर रहा है। Q32 क्या हो जाएगा, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, यानी कि इसकी बात कर रहा है। Q21 किसकी बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है, यानी कि डायगोनल एलिमेंट्स की तो बात ही नहीं कर रहा है, यानी कि माइनस आई या प्लस आई करिए, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है आंसर में। आप सीधे इसको फाइंड करिए, Q31 प्लस Q32 डिवाइडेड बाई Q21, और उसको हम लोग जब सिंप्लीफाई करेंगे तो वो हो जाएगा Q31 देखिए क्या है 400 इंटू 51, Q32 क्या है 200, Q21 है 200। इसको जब सिंप्लीफाई करिएगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 103। इसका आंसर है बी ऑप्शन। तो ये हो गया इस क्वेश्चन को करने का एक मेथड, ब्रूट फोर्स मेथड। लेकिन इसको करने का एक दूसरा भी मेथड है यूजिंग नीलपोटेंट मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स क्या है, P है, ठीक है, और हमें p टू द पावर 50 पता करना है। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं P मैट्रिक्स को 0 0 0, यहाँ कर दीजिए 4 0 0, ये हो गया 16 4 0, प्लस कर दीजिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। अब ये मैट्रिक्स को नाम दे देते हैं A। तो इस A मैट्रिक्स की खासियत ये है कि इसका जब A स्क्वायर करिएगा तो आप करके देख लीजिएगा, ये 0 0 0 तो रहेगा ही, A स्क्वायर में ये 4 4 वाला टर्म कट जाएगा और यहाँ पर 16 आ जाएगा, ठीक है, A स्क्वायर करने में। और जब इसका A क्यूब करिएगा तो ये 0 के बराबर हो जाएगा, यानी कि ये नीलपोटेंट मैट्रिक्स है। हमें पता क्या करना है, p टू द पावर 50। तो p टू द पावर 50 क्या हो जाएगा, a प्लस आई टू द पावर 50। अब अभी जो हमने बाइनोमियल एक्सपेंशन सिखाया था उसका अगर यूज़ करें तो क्या हो जाएगा, i प्लस n इंटू ए, एन क्या है 50, यानी कि 50 इंटू ए प्लस एन सी टू ए स्क्वायर, यानी कि 50 सी टू ए स्क्वायर एक आएगा, प्लस आएंगे ए क्यूब और उसके बाद वाले टर्म्स, तो ए क्यूब आएगा प्लस ए 4 कुछ कुछ आएगा। अब ए क्यूब ए टू द पावर 4 ये सब तो इस मैट्रिक्स का 0 होगा। आप चेक कर लीजिएगा कि इस मैट्रिक्स का ए क्यूब 0 है। अगर ए क्यूब 0 है तो ए टू द पावर 4, ए टू द पावर 5, ए टू द पावर 50 सभी के सभी 0 होंगे, यानी कि बाद वाले सारे टर्म्स 0 हो गए। तो अब हमने p टू द पावर 50 की वैल्यू फाइंड कर ली, ये है। इसमें a स्क्वायर आपको एक बार फाइंड करना पड़ेगा। a स्क्वायर की वैल्यू में ये हो जाएगा कि ये 440 हो जाएगा, सिर्फ 16 रह जाएगा। तो इससे क्या गया, p टू द पावर 50 इज इक्वल टू आई प्लस 50a प्लस 50c टू a स्क्वायर। हमें पता क्या करना है, p टू द पावर 50 माइनस आई जो q के बराबर है। तो q को हम लोग क्या लिख सकते हैं, p टू द पावर 50 माइनस आई, यानी q इज इक्वल टू 50a प्लस 50c2 क्या हो जाएगा, 50 इंटू 49/2, ये हो जाएगा 1225 a स्क्वायर। तो हमने q मैट्रिक्स यहाँ से फाइंड कर लिया 50 टाइम्स a प्लस 1225 a स्क्वायर। उस q मैट्रिक्स का थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम प्लस q मैट्रिक्स का थर्ड रो सेकंड कॉलम करिएगा तो वो एग्जैक्टली वही आएगा जो हमने पिछले मेथड से किया था। बाकी सब कुछ एग्जैक्टली सेम है। आप सॉल्व करिएगा तो इस क्वेश्चन का आंसर 103 आ जाएगा। तो इस तरीके में बेसिक फंडा क्या था, आपको रिकॉग्नाइज ये करना था कि ये जो मैट्रिक्स है ये इस नीलपोटेंट मैट्रिक्स प्लस आई का सम है, और i प्लस दिस नीलपोटेंट मैट्रिक्स का जब आप एक्सपेंशन कर रहे हैं तो i प्लस 50a प्लस 50c टू a स्क्वायर हो रहा है, बाद वाले सारे टर्म्स 0 हो जा रहे हैं। यहाँ से आप ये भी देख सकते हैं कि ये जो मैट्रिक्स है ना, ये भी नीलपोटेंट मैट्रिक्स है, ये वाला। अगर इस पूरे मैट्रिक्स का मैं कुछ नया नाम दे दूँ c मैट्रिक्स, तो आप देखिएगा कि c स्क्वायर करिएगा तो ये 0 मैट्रिक्स के बराबर हो जाएगा। तो ये भी एक नीलपोटेंट मैट्रिक्स है ऑफ इंडेक्स 2, क्योंकि स्क्वायर करते ही ये 0 हो गया। ये भी एक नीलपोटेंट मैट्रिक्स है लेकिन इसका इंडेक्स 3 है। इस मैट्रिक्स में क्या है, a क्यूब इज इक्वल टू 0 हो रहा है लेकिन a स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। देखिए a स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए इस मैट्रिक्स का नीलपोटेंसी इंडेक्स 3 है। इस मैट्रिक्स का नीलपोटेंसी इंडेक्स क्या हो जाएगा, 2 होगा, क्योंकि अगर ये मैट्रिक्स C है तो C स्क्वायर करते ही आपको 0 मिल जाएगा। और एक पॉइंट तो मैंने आपको डिटेल में समझा ही दिया था कि 3/3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स हो, जो कि आपके सिलेबस में 3/3 ऑर्डर का ही होता है। तो दुनिया में जितने भी 3/3 ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, अगर उनको नीलपोटेंट होना है तो a क्यूब हैज़ टू बी इक्वल टू 0 मैट्रिक्स।